देखिएगा, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, यह आज का आपका टॉपिक होगा। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। देखते हैं कि संविधान संशोधन जो है, यह संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो अनुच्छेद आप डालेंगे, अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। अब रही बात कि अनुच्छेद 368 के तहत, ये तो सबने जाना कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किए जाते हैं, लेकिन संविधान संशोधन किस भाग का विषय है। तो भाग की जब बात आती है, भाग 20 का यह विषय है, यानी भाग 20 में 368 के तहत, भाग 20 के तहत संविधान संशोधन किए जाते हैं। अब देखते हैं कि संविधान संशोधन भाग 20 के तहत होते हैं। एक चीज याद रखेंगे आप कि श्रेया जीएस विजन में को आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप देखिएगा कि महत्वपूर्ण संविधान संशोधन और महत्वपूर्ण संविधान संशोधन आज आपका टॉपिक लेकर आए हैं। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन होता है और यह भाग 20 का विषय है, भाग 20 का है। तो अब आप फटाफट हेडिंग डालेंगे, प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन। देखिएगा, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन में सबसे पहले एक चीज हम देखते हैं कि 368 के तहत तो संविधान में संशोधन किए जाते हैं और भाग 20 के तहत होता है। अब देखिएगा कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, यह हमने किस देश से अपनाया है। तो याद रखिएगा, जो देश होगा वह देश होगा आपका दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। यानी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया है। अब देखिएगा कि प्रथम संविधान संशोधन की बात आती है तो यह होगा 1951। प्रथम संविधान संशोधन 1951। और प्रथम संविधान में कौन सी बातें संशोधन के तहत जोड़ी गई। अब देखते हैं कि 1951 में, देखिए दोस्तों, 1951 में हम कह सकते हैं कि संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। अब देखिएगा कि 9वीं अनुसूची जब जोड़ा गया तो 9वीं अनुसूची में कौन सा विषय है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार, 9वीं अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार। अब देखिएगा कि 9वीं अनुसूची जब संविधान में 1951 में जोड़ा जाता है, प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा जाता है, प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा जाता है, तो यह स्पष्ट होता है कि इससे पहले मूल संविधान में अनुसूचियों की जो संख्या थी, वो अनुसूचियों की संख्या मूल संविधान में 8 थी। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। अब देखते हैं वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या जो है, वो वर्तमान में अनुसूची की संख्या 12 है। वर्तमान में अनुसूची की संख्या 12 है। वर्तमान में अनुसूची की संख्या 12 है। देखिएगा कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन होते हैं। संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया हमने अपनाई है, वो प्रक्रिया अपनाई है साउथ अफ्रीका से, यानी दक्षिण अफ्रीका से। यह भाग 20 का विषय है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में होता है और 1951 में 9वीं अनुसूची संविधान में सम्मिलित की जाती है और 9वीं अनुसूची
भू सुधार से संबंधित है, और भू सुधार संबंधित है तो इससे पहले मूल संविधान में अनुसूचियों की जो संख्या थी वह संख्या 8 थी। वर्तमान में अनुसूची की संख्या 12 है, और वर्तमान में अनुसूची की संख्या 12 है। अब देखते हैं कि इसके बाद सबसे बहुचर्चित अगर कोई संशोधन होता है तो भारतीय संविधान का 7वां संविधान संशोधन होता है। 7वां संविधान संशोधन, तो फटाफट छापेंगे आप कि 7वां संविधान संशोधन यह होता है 1956 में होता है। 7वां संविधान संशोधन देखते हैं तो 7वां संविधान संशोधन 1956, याद रखिएगा। सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता खुद बनाना है, रास्ता खुद बनाना है। देखते हैं कि 1956 में 7वां संविधान संशोधन होता है, और यह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान संशोधन लगभग 70 से 80% क्वेश्चन आपको यहाँ से संविधान संशोधन से क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिएगा ये पार्ट 1 चल रहा है, इसका पार्ट 2 भी चलेगा। यानी 7वां संविधान संशोधन 1956 में होता है, और उसमें एक कमेटी गठित होती है, जिस कमेटी का नाम होता है फजल अली कमेटी। देखिएगा यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, और यह गठन होता है अभी हाल फिलहाल क्वेश्चन पूछा हुआ है। यह गठन होता है फजल अली की अध्यक्षता में। यानी राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वह फजल अली होते हैं। यह कमेटी 3 सदस्यीय होता है। एक चीज देखेंगे, यह कमेटी 3 सदस्यीय होता है। फजल अली अध्यक्ष होते हैं कि एम परिकर और एक और व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं। यानी यह समिति 3 सदस्यीय होती है। फजल अली आयोग की सिफारिश के ही आधार पर भारत में जो पहले 1956 से पहले की राज्यों की संख्या 28 थी, यानी हम कह सकते हैं कि 28 राज्यों से घटकर वो संख्या 14 पर आ गई। राज्य 14 राज्य जो हुए वह 14 हुए, और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो थी वह 6 हो गई। 6 केंद्र शासित प्रदेश हुए। साथ ही साथ जो राज्यों की श्रेणी क, ख और भ रखा गया था, वह राज्यों की श्रेणी का नाम को समाप्त करते हुए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश नाम रखा गया। वह फजल अली कमीशन का ही था। यानी राज्य पुनर्गठन आयोग 1956, अध्यक्ष फजल अली, राज्यों की जो संख्या होती है वह 14 होती है, और केंद्र शासित प्रदेश 6 होते हैं। इसके बाद देखते हैं कि 13वां संविधान संशोधन होता है। 13वां संविधान संशोधन होता है। देखते हैं 13वां संविधान संशोधन 1962। 13वां संविधान संशोधन 1962 होता है। 13वां संविधान संशोधन 1962 होता है, और इसमें क्या होता है कि नागालैंड को राज्य की दर्जा दी जाती है। यानी 1962 इसमें कौन सी बातें होती है? नागालैंड को राज्य की दर्जा दिया गया। नागालैंड को राज्य की दर्जा दिया गया। देखिएगा दोस्तों कि 13वां संविधान संशोधन होता है और नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया जाता है। नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया जाता है। अब इसके बाद जो आता है वो आता है आपका 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन देखते हैं। 21वां
संविधान संशोधन और 21वां संविधान संशोधन 1967 में होता है। 1967 में होता है। 21वां संविधान संशोधन 1967 में होता है। अब देखते हैं कि मूल संविधान में जो भाषा थी वह 14 थी। मूल संविधान में देखिएगा 21वां संविधान संशोधन 1967 होता है और यहां एक चीज हम देखेंगे, मूल संविधान में भाषा जो थी वह 14 थी। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और 21वीं संविधान संशोधन के तहत 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को संविधान में शामिल किया गया। 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को संविधान में शामिल किया गया। अब देखिएगा कि वर्तमान में भाषाओं की जो संख्या है वह टोटल संख्या 22 है। वर्तमान में भाषाओं की संख्या है वह टोटल संख्या 22 है। अब देखिएगा कि 15वीं भाषा के रूप में सिंधी आया, उसके बाद 3 भाषा और जुड़ता है, फिर 4 भाषा जुड़ते हैं, यानी टोटली भाषा 22 है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपकी टोटल भाषाओं की संख्या जो है आपके इस स्क्रीन के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे और आपको समझाने का बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए इतना बेहतर कि आप शायद जीवन में कभी नहीं बोले। तो 15वीं भाषा जो है सिंधी है और यह 21वां संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ा जाता है। और यह जोड़ा जाता है कब, यानी यदि क्वेश्चन पूछता है कि सिंधी को संविधान में कब जोड़ा गया, सिंधी भाषा को भाषा के रूप में संविधान में कब शामिल किया गया, 1967 में। किस संशोधन के तहत, 21वां संशोधन के तहत भारत की 15वीं भाषा के रूप में किसे शामिल किया गया, सिंधी को शामिल किया गया। मूल संविधान में भाषाओं की जो संख्या थी वो संख्या कितनी थी, तो मूल संविधान में भाषाओं की संख्या 14 थी। अब तो भूलने वाली बात नहीं है। फिर देखते हैं, इसके बाद आता है एक नोट लगाएंगे हम और नोट लगाकर लिखेंगे केशवानंद भारती का नाम किरण राज्य, केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। केशवानंद भारती केस, अब देखते हैं केशवानंद भारती केस को, केशवानंद भारती केस। और यहां देखते हैं केशवानंद भारती 24 अप्रैल 1973। मामला पहुंचता है कहां, सर्वोच्च न्यायालय में। और सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई करते हुए यह ध्यान रखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय मामला पहुंचता है और यह अब तक की सबसे बड़ी बेंच थी जो 13 जजों की थी। 13 जजों की बेंच थी। और 13 जजों की बेंच जो अब तक की सबसे बड़ी बेंच थी, यानी 13 जजों की बेंच ने सुनवाई करते हुए 7-6 के बहुमत से, यानी 7 लोग पक्ष में थे और 6 लोग जो थे, या 6 जजों की जो एक टीम थी वह विपक्ष में थी। यानी जजमेंट जो हुआ वह 7-6 के आंकड़े से हुआ और 7-6 के आंकड़े से जजमेंट करते हुए जजों की बेंच ने, यानी सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि संविधान की मूल ढांचे की बात कही गई। यानी अब देखिएगा कि संविधान की मूल ढांचे की बात कही जाती है और मूल ढांचे के साथ साथ
या स्पष्ट होता है। इसमें मूल ढांचे की बात कही गई और प्रस्तावना जो है, देखिएगा सबसे बड़ी बात क्या कही गई कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। प्रस्तावना संविधान का अंग है। फिर क्या कही गई, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, यानी प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। केशवानंद भारती केरल राज्य के मामले में यानी स्पष्ट कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय में यह मामला आया और 24 अप्रैल 1973 को 13 जजों की बेंच ने सुनवाई करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन हो सकता है। अब आता है अगली कड़ी, 42वां संविधान संशोधन 1976। देखते हैं आगे। बयालीसवां संविधान संशोधन 1976। बयालीसवां संविधान संशोधन 1976। अब देखिएगा कि लागू होता है 1977 में, लागू होता है 1977 में, 1977 में। इसे क्या कहा गया, लघु संविधान। सबसे बड़ी बात है, इसे लघु संविधान कहा गया। फिर देखिएगा कि 42वें संविधान संशोधन के तहत ही अब देखते हैं कि इसे लघु संविधान कहा गया। इसमें क्या क्या जोड़ा गया, साथ ही साथ देखिएगा कि सबसे बड़ी बात थी कि प्रस्तावना में संशोधन किया गया, प्रस्तावना में संशोधन किया गया। और याद रखेंगे कि अब तक मात्र एक बार 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन किया गया है। यानी इससे पहले अब आप बताएंगे कितने बार संशोधन किया गया, तो एक बार भी संशोधन नहीं किया गया था। 1976 से पहले, 1976 से पहले प्रस्तावना में एक बार भी संशोधन नहीं किया गया था। 1976 में प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन किया गया, जिसमें शब्द कौन कौन से जोड़े गए, देखिएगा पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, अखंडता। पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, अखंडता शब्द को संविधान में जोड़ा गया। यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान कहा जाता है। लघु संविधान, प्रस्तावना में संशोधन किया गया, मात्र एक बार प्रस्तावना में संशोधन अभी तक हुआ है। और शब्द कौन से जोड़े गए, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, अखंडता शब्द जोड़े गए। यहाँ एक क्वेश्चन है कि 1976 से पहले संविधान में कितने बार संशोधन किए गए थे, प्रस्तावना में कितने बार संशोधन किए गए थे। तो प्रस्तावना में एको बार भी संशोधन नहीं किया गया था। 1976 में एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ और उसमें जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, अखंडता शब्द। पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, अखंडता शब्द संविधान में जोड़ा गया 1976 में। देखिएगा कि पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता शब्द जोड़ दिया गया। लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। और प्रस्तावना में अब तक कितने बार संशोधन किया गया है, मात्र एक बार प्रस्तावना में
संशोधन किया गया है। फिर देखते हैं कि 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत संविधान में भाग 4A जोड़ा गया। भाग 4A जोड़ा गया और देखिएगा अनुच्छेद 51A शामिल किया गया। और 51A में क्या सम्मिलित है तो देखिएगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य शामिल है। अब देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य 51A भाग 4A अनुच्छेद 51A का विषय है। अनुच्छेद 51A का विषय है और मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत, यानी 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। अब देखते हैं कि कितने मौलिक अधिकार, तो 10 मौलिक अधिकार। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 11 मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान में 11 है। तो 1976 से पहले, यानी हम कह सकते हैं, एक क्वेश्चन हो सकता है कि मूल संविधान में, देखिएगा मूल संविधान में फंडामेंटल जो ड्यूटीज थी, वो फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या कितनी थी बता दीजिए जरा। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? एक भी नहीं, 0। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या थी वह 0 थी। यानी 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसे हम लघु संविधान कहते हैं, जिसमें समाजवाद, पंथनिरपेक्ष समाजवाद और अखंडता सब जैसे जुड़े गए, प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया। साथ ही साथ कि भाग 4A जोड़ा गया। भाग 4A जोड़ा गया, अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और 10 मौलिक कर्तव्य 1976 में, वर्तमान में है 11 मौलिक कर्तव्य। तो अब देखिएगा 11वां मौलिक कर्तव्य कब संविधान में जोड़ा गया, इसको करेंगे आगे। यानी प्रथम संविधान संशोधन 1951 का होता है और 1951 में 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ा जाता है। अब देखिएगा कि मूल संविधान की जब बात आती है तो मूल संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या है, वह अनुसूचियों की संख्या 8 होती है। 9वीं अनुसूची 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ा जाता है। फिर भूमि सुधार से संबंधित होता है। उसके बाद 7वां संविधान संशोधन 1956 हमने किया था, फजल अली कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग, और उसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। फिर 21वां संविधान संशोधन किया और 21वें संविधान संशोधन, 13वें संविधान संशोधन, 13वें संविधान संशोधन के माध्यम से 13वां संविधान संशोधन जब होता है, देखिएगा तो 13वें संविधान संशोधन के माध्यम से नागालैंड को राज्य का दर्जा मिलता है और 21वें संविधान संशोधन होता है और उसके तहत भारतीय संविधान में जो अनुसूची 8 का जो संबंध है वह भाषा से है। यानी 8वीं अनुसूची में जो भाषाओं की संख्या मात्र 14 थी, उस 14 में 21वां संविधान संशोधन करके 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को शामिल किया जाता है। उसके बाद हमने 1942 तक किया था। तो आज आप हमारे साथ बने रहे। श्रेया जीएस विजन चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि हमारा यह मिशन मोड जो है वह सफल हो सके। तो आप हमारे साथ बने रहें। देखते हैं आगे 44वां संविधान संशोधन, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन में आगे बढ़ेंगे हम 44वें संविधान संशोधन से। देखिएगा 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978। अब देखते हैं कि 1978 में क्या होता है।
यहाँ एक चीज है, प्रधानमंत्री की जब बात आती है, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई होते हैं। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई होते हैं। एक चीज है कि कह सकते हैं कि भारत के इतिहास में पहली बार 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी और गैर कांग्रेसी सरकार के मुखिया यानी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने थे। और मोरारजी देसाई ने 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में, अब क्या हुआ 1978 में, इसको देखते हैं। तो संपत्ति के अधिकार को, यानी हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 31 को, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से, फंडामेंटल राइट से अलग करके फंडामेंटल राइट से अलग करके कानून या विधिक या सांविधिक अधिकार के रूप में, सांविधिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान की अनुच्छेद 300 को में संरक्षित किया 300 को में संरक्षित किया। तो देखिएगा कि 44वां संविधान संशोधन 1978, प्रधानमंत्री होते हैं मोरारजी देसाई, और यह जो संपत्ति का अधिकार था यानी अनुच्छेद 31 जो था, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक या सांविधिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 को में संरक्षित किया। एक चीज देखिएगा कि अब देखिएगा कि मूल संविधान में जो मौलिक अधिकारों की संख्या थी, वह मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, जो वर्तमान में 6 है। वर्तमान में मौलिक अधिकार देखेंगे हम, वर्तमान में मौलिक अधिकार तो कितने, 6 मौलिक अधिकार हैं। अब देखते हैं कि 44वां संविधान संशोधन कब होता है, 1978 में। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1978 में। देखिएगा कि उस समय देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, और 44वां संविधान में सबसे बड़ी बात है कि अनुच्छेद 31 जो है वो संपत्ति का अधिकार था, और संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से, फंडामेंटल राइट से निकाल करके, फंडामेंटल राइट से निकाल कर फंडामेंटल राइट से अलग कर उसे कानूनी या विधिक अधिकार के रूप में या सांविधिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A में संरक्षित किया। 300A में संरक्षित किया। तो 44वां संविधान संशोधन 1978, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई समाप्त किया किसको, संपत्ति के अधिकार को, यानी अनुच्छेद 31 से। अब देखिएगा एक प्रश्न हो सकता है और बहुत ही लाजवाब प्रश्न हो सकता है कि किस अनुच्छेद से निकालकर और किस में शामिल किया। तो देखिए, फंडामेंटल राइट से अलग किया और उसे सांविधिक अधिकार या विधिक अधिकार के रूप में संरक्षित किया। हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 31 से अलग करके 300 क में उसे संरक्षित किया। क्लियर, 300 क में संरक्षित किया। तो फटाफट मेरे ललन तक, मेरे स्कूल लोग, आप फटाफट जो है इसको नोट्स बनाएं और इसको छाप लें। अरे छाप ले, जल्दी छापे, इसको छाप लें। देखिएगा 52वां संविधान संशोधन। अब देखते हैं अगला होगा 52वां
1985 52वां संविधान संशोधन 1985। अब देखिएगा 52वां संविधान संशोधन 1985। एक चीज देखिए कि हस्ती मिट जाती है आसिया बनाने में, बड़ी मुश्किल होता है अपनों को पहचानने में। कल किसी सज्जन ने मुझे कमेंट में अपशब्द का प्रयोग किया, शायद उनको वही लगा उन्होंने किया। एक याद रहे कि हम बड़ी मुश्किल से अपनों को पहचानते हैं, मेरे लिए कोई पराया नहीं है और मेरा निरंतर प्रयास रहेगा कि हम आप तक एक सफल तरीका से ऐसा चीज पहुंचाएं कि आप अपने मंजिल को पाने में कामयाब हो। कोई बात नहीं। अब देखिए 1985 में होता है 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। अब होता क्या है कि 1985 में 10वीं अनुसूची को, इसके तहत 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। अब देखिएगा कि 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ा गया कब? 1985 में। 1985 में। अब क्या है कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। 9वीं अनुसूची 1951 में, जबकि 10वीं अनुसूची 1985 में जोड़ा जाता है। और 10वीं अनुसूची का जो संबंध है वह दल बदल निषेध से, इसका जो संबंध है वह दल बदल निषेध से संबंधित है। यानी हम कह सकते हैं कि यह अस्थायी सरकार के निर्माण पर बल देता है। यह अस्थायी सरकार के निर्माण पर बल देता है। यह जो है, यह अस्थायी सरकार के निर्माण पर बल देता है। यानी अस्थायी सरकार के निर्माण करने पर यह जोर देता है। देखिए ऐसा है कि नेता लोग खुदर के उधर जाते हैं, खुदर कर उधर आते हैं, चुनाव आते ही इधर से उधर होना शुरू होता है। और देखिएगा यही कारण है कि संविधान में 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और यह 1985 में किया गया। कब किया गया? 1985 में किया गया। और देखिएगा इसके तहत भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून जो है, दल बदल कानून को लाया गया और दल बदल निषेध किया गया। यह अस्थायी सरकार के निर्माण पर बल देता है। यह अस्थायी सरकार के निर्माण पर बल देता है। इसके बाद देखते हैं कि 52वां संविधान संशोधन हो गया। अब आते हैं 61वां संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन 1989। 61वां संविधान संशोधन 1989। देखिएगा 61वां संविधान संशोधन होता है 1989 में। और एक चीज देखिएगा, पता नहीं पेपर को इस संविधान संशोधन से, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कितना मोहब्बत है कि हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें आप ही बताएं, हम क्या करें वाली कहानी है। यानी 61वां संविधान संशोधन के माध्यम से ध्यान रखिएगा 1989 में जो होता है, इसमें क्या होता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन होता है। 326 में संशोधन होता है और संशोधन करके जो वोट देने की न्यूनतम आयु
न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। 18 वर्ष किया गया। अब देखिएगा, छाप लीजिए, फटाफट छापिए। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में जो वोट देने के अधिकार है, यानी वोट देने के अधिकार में जो न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष थी, उस 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। आमतौर पर ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 सबको याद होता है। देखिएगा कि यहां है, आमतौर पे लोगों को अनुच्छेद 324 के बारे में ज्यादा पता होता है। और देखिएगा कि 324 में जो है यह चुनाव आयोग की बात कही गई है। याद रखिएगा, एक और आपके सामने अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 325 और 325 में मतदाता पहचान पत्र की बात कही गई है। अब देखिएगा कि मतदाता पहचान पत्र है, देखिए यहां है क्या कि 61वां संविधान संशोधन और 61वें संविधान संशोधन होता है कब? 1989 में। कब होता है? 1989 में। क्या किया जाता है? तो अनुच्छेद 326 में संशोधन होते हैं और वोट देने की जो न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी, उस 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया जाता है। और देखिएगा यहाँ कि 324 है, तो अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग है। फिर देखिए 325 है, मतदाता पहचान पत्र की बात कही गई है। अब देखते हैं, फिर देखिएगा कि 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 71 सीए, यानी कह सकते हैं 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसका सीए का मतलब हुआ 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन यानी 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होता है, इसके तहत देखिएगा कि भारतीय संविधान में यहां लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? अच्छा लिखिए, कोई बात नहीं। देखिएगा 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, यानी यहां कर देते हैं पोस्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सीए। अब देखिएगा इसके तहत क्या किया गया? इसके तहत 3 और भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। यानी आप जानते हैं भारतीय संविधान में मूल संविधान में जो भाषाओं की संख्या थी, वो भाषाओं की संख्या 14 थी। मूल संविधान में भाषा, और यह हो गया 14। एक 15वां भाषा के रूप में जुटा सिंधी, और फिर क्या होता है कि सिंधी जुड़ता है 21वां संविधान संशोधन के माध्यम से, 21वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से, और 1967 में। और यहाँ फिर 71वां संविधान संशोधन होता है, जिसके तहत 3 भाषाओं को भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाता है। अब देखिएगा कि 3 भाषा कौन कौन सी है? 3 भाषा कौन कौन सी है? तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, यानी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, जिसे हम नमक भी कह सकते हैं। न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी, यानी 3 भाषाओं को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। अब देखिएगा कि
3 भाषा हो गई, यानी 15वीं भाषा के रूप में सिंधी, 15वीं भाषा के रूप में सिंधी। उसके बाद आया नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी किस संविधान संशोधन के माध्यम से भैया? अरे किस संविधान संशोधन के माध्यम से आया? तो आया 71वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से। देखिएगा 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992, 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992। और देखिएगा कि लागू होता है 24 अप्रैल, यह जो लागू होता है 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993 से। इसका जो संबंध है वह संबंध है पंचायती राज्य व्यवस्था से, पंचायती राज्य व्यवस्था से इसका संबंध है। अब देखते हैं कि यही कारण है कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, यानी पंचायती राज्य दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ध्यान रखिएगा कि 73वां संविधान संशोधन, इसका संबंध पंचायती राज से है, यानी स्थानीय सरकार से, स्थानीय सरकार से इसका संबंध है, लोकल गवर्नेंस से, लोकल गवर्नेंस से जो है इसका संबंध है। अब देखते हैं कि इसमें सबसे बहुचर्चित बात क्या है? लोकल गवर्नेंस से है। इसमें 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से याद रखेंगे कि इसके माध्यम से 73वें संविधान संशोधन इसके द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची जोड़ा गया। यानी कह सकते हैं कि 11वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। और याद रखिए यह लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 से, 24 अप्रैल 1993 से लागू होता है। फिर बलवंत राय मेहता समिति की बात आती है, या फिर नागौर से लागू होता है। पहली बार राजस्थान में लागू होता है, अगली बार आपको आंध्र प्रदेश से लागू होता है। तो ये सब दूसरा अलग चैप्टर रखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था के लिए अनुच्छेद 40 है, अलग चैप्टर है, इसका अलग से टॉपिक लेकर आएंगे। अब देखते हैं कि अनुच्छेद, यहां अनुसूची की बात आती है तो अनुसूची 11। अब फिर एक बार रिपीट करते हैं कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में। लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 से। लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 से। मेरे रसगुल्लो, अरे मेरे रसगुल्लो छाप लो। लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 से। फिर देखते हैं इसका जो संबंध है वह स्थानीय सरकार से है, यानी लोकल गवर्नेंस से इसका संबंध है। फिर देखिएगा कि 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से आता है। 10वीं अनुसूची 1985 में आता है और 11वीं अनुसूची 1992 लागू होता है 1993 से। और यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। एक चीज है कि इसमें जो विषय शामिल किए गए हैं, विषय
वह विषयों की संख्या 29 है। यानी पंचायती राज व्यवस्था में जो विषय है वह विषय की संख्या 29 है। कितने? 29 विषय पर यह काम कर सकता है। और आएगा आगे जब नगर पालिका में कितने विषय हैं, आप हमारे साथ बने रहे। 74वां संविधान संशोधन 1992 देखिएगा। 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान संशोधन 1992, इसका जो संबंध है वह नगर पालिका से है। नगर पालिका से है। 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से नगर पालिका आता है, नगर का प्रशासन आता है। नगर प्रशासन आता है और नगर पालिका की बात कही जाती है, यानी शहरों में जो नगर पालिका है वह है। फिर देखिएगा एक और चीज इसमें सबसे बहुचर्चित क्या आता है कि इसके तहत भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची यानी हम कह सकते हैं कि नगर पालिका जो है वह भारतीय संविधान की अनुसूची 12 में यानी 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में नगर पालिका प्रशासन होता है, नगर का प्रशासक निबंधन होता है। और भारतीय संविधान में अनुसूची 12 जो है, यह अनुसूची 12 जोड़ा जाता है। तो देखिएगा मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8, 9वीं अनुसूची 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से 10वीं अनुसूची आता है 1985 में और 11वीं अनुसूची आता है 1973 में। 73वें संविधान संशोधन 1992 में 74वां संविधान संशोधन होता है और 74वां संविधान संशोधन 1992 में ही होता है, नगर पालिका से संबंधित होता है और 12वीं अनुसूची इसमें शामिल किया जाता है। अब इसमें विषय देखिएगा तो विषय की बात आती है तो 18 विषय है। विषय 18 है। नगर प्रशासन 18 विषय पे काम कर सकता है। देखिएगा 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में। इसका जो संबंध है 86वां संविधान संशोधन का जो संबंध है वह संबंध शिक्षा से संबंध किससे? शिक्षा से। याद रखेंगे हम 86वां संविधान संशोधन और होता है 2002 में और संबंध किससे है? शिक्षा से। संबंध शिक्षा से। अब देखिएगा कि 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 संबंध शिक्षा से, और इसमें स्पष्ट किया गया है, नोट लगाकर लिखेंगे, नोट लगा लेंगे और पूरे 2000 रुपए का, पूरे 2000 रुपए का नोट लगाकर लिखेंगे कि 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में, संबंध है शिक्षा से। और यहाँ एक चीज कही गई है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। अब एक चीज है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो है यह किसको मिल सकता है? आप जानते हैं कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे हम कि 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में, संबंधित है शिक्षा से, और इसमें जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। साथ ही साथ कि 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से ही एक चीज और निकल कर आता है। 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा संविधान में 11वें मौलिक
कर्तव्य जोड़ा गया। अब देखिएगा कि 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 11वें मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, यानी हम कह सकते हैं कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो 10 मौलिक कर्तव्य थे, अब 11वें मौलिक कर्तव्य 2002 में 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा गया। और इसमें जो है सबसे बड़ी बात है 86वें संविधान संशोधन में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही जाती है। और याद रखेंगे कि इसी में जो है 11वें मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा जाता है। देखिएगा 89वां संविधान संशोधन 2003, इसमें सबसे बड़ी बात है कि अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन है, यानी कह सकते हैं NCSC, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का वर्णन है। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि 89वां संविधान संशोधन के माध्यम से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से 2003 में 300 अनुच्छेद 338 ए शामिल किया गया। और इसमें क्या कहा गया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, तो यह हो गया आपका अनुच्छेद 338 ए में, यानी NCST नेशनल। अब देखिएगा NCST हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि 89वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से अनुच्छेद 338 में नया अनुच्छेद क्या जोड़ा गया, अनुच्छेद 338 ए जोड़ा गया। और 338 ए जो है वह अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है, और अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित अनुच्छेद 338 है, अनुच्छेद 338 है। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 338 है, देखते हैं 91वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन, 91वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सन 2003, अमेंडमेंट 2003। अब देखिएगा 91वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003, इसमें जो है कि 91वां संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया है, मंत्री परिषद के विस्तार की सीमा तय किया गया है, तय किया गया है। मंत्री परिषद के विस्तार की जो सीमा है वह तय किया गया है। अब देखिएगा कि मंत्री परिषद यदि हम दिल्ली को छोड़ दें तो मंत्री परिषद जो है वह टोटल सदस्यों का 15% से, यानी स्पष्ट शब्दों में लिख दें, मंत्री परिषद वह लोकसभा हो या विधानसभा, वह लोकसभा हो या विधानसभा, ध्यान देंगे, लोकसभा या विधानसभा में मंत्री परिषद कुल सदस्यों का 15% से
अधिक नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। लोकसभा विधानसभा में मंत्री परिषद जो है वह 15% से अधिक नहीं हो सकता है। यहां नोट लगाएंगे और नोट लगाकर लिखें कि दिल्ली में मंत्री परिषद कुल सदस्यों का 10% है, कुल सदस्यों का 10% है। तो देखते हैं कि 91वां संविधान संशोधन कब किया गया। 91वां सीए का मतलब हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन लिखना पड़ेगा। संविधान संशोधन लिखना पड़ेगा। हर चीज छाप छुप के चलना अच्छा होता है ना, ऐसा ही है, कोई बात नहीं। लिखेगा 91वां संविधान संशोधन 2003 में होता है और इसमें जो है मंत्री परिषद की विस्तार की सीमा तय की जाती है। यानी नेता लोग मंत्री परिषद 15% से अधिक नहीं रख सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि लोकसभा और विधानसभा में मंत्री परिषद कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं हो सकता है। साथ ही साथ एक चीज देखिएगा कि दिल्ली विधानसभा में मंत्री परिषद का विस्तार 10% से अधिक नहीं हो सकता है। 10% से अधिक नहीं हो सकता है क्योंकि दिल्ली विधानसभा 70 सीटों वाली विधानसभा है और वहां जो है जो मंत्री परिषद है वह 10% से अधिक नहीं हो सकते हैं। देखिएगा 92वां संविधान संशोधन 2003, 92वां संविधान संशोधन 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003। यह संबंधित देखिएगा कि इससे संबंधित जो है भारतीय संविधान में 4 भाषा जोड़े गए, 4 भाषा जोड़े गए। अब देखते हैं कि मूल संविधान में भाषा की जो संख्या थी वह 14 थी। फिर होता है 21st अमेंडमेंट, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है और इसके तहत एक भाषा जोड़ी जाती है सिंधी भाषा। और फिर क्या होता है कि सिंधी भाषा के पश्चात जो है वो होता है 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। देखिएगा कि इसके पश्चात 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है और 3 भाषा, कितनी भाषा? 3 भाषा जो है वो संविधान में जोड़ी जाती है। कौन कौन होती है? तो मणिपुरी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा होती है। कोंकणी, मणिपुरी एवं नेपाली। यानी यह 3 भाषा। तो 15वीं भाषा के रूप में सिंधी, बाकी 3 यह 18 भाषा। और 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 होता है और 2003 में देखिएगा दोस्तों बहुत ही दिलचस्प बात है कि 4 भाषा को जोड़ा जाता है। और यह 4 भाषा कौन सी है? तो याद रखेंगे हम कि बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। देख लीजिए कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, यानी यह 4 भाषा जो है यह 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के द्वारा 4 भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा जाता है। और 8वीं अनुसूची में जुड़ते ही हमारे संविधान में वर्तमान में जो है वर्तमान में भाषाओं की संख्या 22 है। वर्तमान में
भाषाओं की संख्या 22 है। इस तरह से 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 4 भाषा चुना, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। देखिएगा 97वां संविधान संशोधन 2011, 97वां संविधान संशोधन 2011 और क्या देखिएगा यह सहकारी समिति से संबंधित है। सहकारी समिति से संबंधित है। अब देखिएगा 73वां संविधान संशोधन 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है यह संबंधित है पंचायती राज्य व्यवस्था से। फिर देखिएगा 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है यह संबंधित है नगर पालिका से। और याद रखिएगा कि 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है यह सहकारी समिति से संबंधित है। यानी आप 2,000 का नोट लगाकर इसको छाप लेंगे और इसे हमेशा के लिए याद रखेंगे, यह बहुत ही उपयोगी है। अब फिर देखते हैं कि 99वां संविधान संशोधन, आइए आगे होगा 99वां संविधान संशोधन। देखिएगा 99वां संविधान संशोधन 99वां संविधान संशोधन 2015 देखते हैं कि 99वां संविधान संशोधन 2015 में होता है और 2015 में संशोधन करके एक चीज याद रखिएगा, यह संबंधित है सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति से। खूब अच्छा समझिएगा, यह संबंधित है सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति से। और 2015 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने, जो 14 में बनी, 2015 में याद रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय में जो जजों की नियुक्ति होती है वह कॉलेजियम सिस्टम से होती है। कॉलेजियम पद्धति के आधार पर होती है, कॉलेजियम सिस्टम से होती है। लेकिन 2015 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने कॉलेजियम के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया। अब देखिएगा कि जिसे हम NJSC कहते हैं। अब देखिएगा कि जब 99वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2015 होता है तो याद रखिएगा कि भारत के इतिहास में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एकमात्र संविधान संशोधन जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार दिया और असंवैधानिक करार देते हुए NJSC को असंवैधानिक घोषित किया और कॉलेजियम पद्धति को सही करार दिया। यानी जो जजों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम पद्धति के द्वारा होती है, उसे नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2015 में 99वां संविधान संशोधन करके कॉलेजियम के स्थान पर NJSC लाता है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन करते हैं और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को सर्वोच्च न्यायालय असंवैधानिक करार देती है।
यह संवैधानिक नहीं है, यह असंवैधानिक है और संवैधानिक है। असंवैधानिक करार कर दिया। फिर देखिएगा कि 100वां संविधान संशोधन होता है। 100वां संविधान संशोधन देखिएगा, 100वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन 2015। 100वां संविधान संशोधन 2015। देखिएगा, भारत जो है या कोई भी देश, यानी भारत यदि अपनी भूमि को किसी देश को दे रहा हो, किसी भूभाग को, भूखंड को किसी अन्य देश को सौंप रहा हो, तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होता है। ठीक इसी कड़ी में भारत बांग्लादेश को भूमि हस्तांतरित किया, जिसे हम 100 बीघा कॉरिडोर के नाम से जानते हैं, जिसे हम 3 बीघा कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। यानी 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से भूमि का हस्तांतरण किया गया। अब देखिएगा, भारत जो है बांग्लादेश को भूमि हस्तांतरित किया। भारत जो है बांग्लादेश को भूमि हस्तांतरित किया, जिसे 3 बीघा कॉरिडोर, किसके नाम से? 3 बीघा कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। अब देखिएगा कि भारत जो है 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2015 में करता है और इसके तहत भूमि का हस्तांतरण करता है बांग्लादेश को, और 3 बीघा कॉरिडोर भारत बांग्लादेश को भूमि हस्तांतरित करता है। 101वां संविधान संशोधन, ध्यान रखेंगे, 101वां संविधान संशोधन 2016। यह लागू होता है आपको 1 जुलाई 2017 से लागू होता है। 1 जुलाई 2017 से इसका संबंध जीएसटी से है। देखिएगा कि 101वां संविधान संशोधन जो है यह 2016 में होता है, लागू होता है 1 जुलाई 2017 से, लागू होता है 1 जुलाई 2017 से। इसका संबंध जो है जीएसटी से है, इसका संबंध जीएसटी से है। अब देखिएगा, गुड एंड सर्विस टैक्स यानी वस्तु एवं सेवा कर, सेवा कर। अब देखिएगा, एक क्वेश्चन बनता है कि जीएसटी कैसा टैक्स है? अप्रत्यक्ष टैक्स, अप्रत्यक्ष जो कर है, अप्रत्यक्ष कर है। यानी जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स है। देखिएगा, 101वां संविधान संशोधन 2016 101वां संविधान संशोधन होता है 2016 में, और यह लागू होता है 1 जुलाई 2017 से। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है, और याद रखिएगा 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है, और यह वस्तु एवं सेवा कर है,
यह किस प्रकार का टैक्स है? यह अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। दोस्तों, यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद हो, आप सब्सक्राइब, लाइक या अपने दोस्तों को शेयर करें। श्री आचार्य एक बार फिर आपका अभिनंदन करता है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता।